आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनका कार्यकाल सोचिए सिर्फ 11 महीने का था, लेकिन उनके फैसलों ने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की। चलिए उनकी इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे सिर्फ 11 महीनों में कोई प्रधानमंत्री एक अरब लोगों के देश पर इतना गहरा, इतना स्थायी असर डाल सकता है। और देखिए, इसी सवाल का जवाब हमें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ पर ले जाता है। देखिए, वीपी सिंह का प्रधानमंत्री बनना सच में किसी पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ फूटी एक जबरदस्त लहर पर सवार थे और उसी लहर ने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। तो हुआ ये कि वो नेशनल फ्रंट की एक मिली-जुली सरकार को लीड कर रहे थे। और कमाल की बात ये थी कि इस सरकार को बाहर से बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां दोनों सपोर्ट कर रही थी। मतलब एक बहुत ही अनोखी और नाजुक सिचुएशन थी। उनकी अपनी इमेज एक बेहद ईमानदार, साफ सुथरे नेता की थी और इसी इमेज ने उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाया था। तो अब आते हैं उनके कार्यकाल के उस एक फैसले पर। एक ऐसा फैसला जिसने देश में एक सामाजिक क्रांति, एक सोशल रेवोल्यूशन को जन्म दे दिया। जी हां, इसे ही मंडल क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सवाल है कि आखिर ये मंडल कमीशन था क्या? देखिए, ये एक सरकारी कमीशन था जिसका काम था देश में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना। मकसद ये था कि उनकी तरक्की के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकें। लेकिन हुआ ये था कि इसकी रिपोर्ट सालों से बस फाइलों में धूल फांक रही थी। और फिर वीपी सिंह ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने मंडल कमीशन की सबसे बड़ी, सबसे अहम सिफारिश को लागू कर दिया। वो सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण। अब सुनने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लगे, 27%, पर इसका असर इतना जबरदस्त हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला कोई अचानक या हवा में नहीं लिया गया था। इसके पीछे हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत ठोस बुनियाद थी। आर्टिकल 15(4), 16(4), 340, ये सब वो प्रावधान हैं जो सरकार को सामाजिक न्याय के लिए ऐसे कदम उठाने की ताकत देते हैं। तो वीपी सिंह का ये फैसला दरअसल इसी संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारना था। इस एक फैसले का असर तुरंत हुआ और बहुत विस्फोटक था। पूरे देश में एक सामाजिक उथल-पुथल मच गई। एक तरफ तो इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, देश भर में आंदोलन हुए, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए ये एक राजनीतिक और सामाजिक एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की एक नई सुबह लेकर आया। और बस यहीं से भारतीय राजनीति में एक नई लाइन खिंच गई, एक नई बहस शुरू हो गई। मंडल बनाम कमंडल। मंडल जो सिंबल बन गया सामाजिक न्याय और आरक्षण की पॉलिटिक्स का, और कमंडल जो प्रतीक था राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी धार्मिक पहचान की राजनीति का। और यकीन मानिए, ये जो विभाजन था ना, इसका असर आज भी, इतने सालों बाद भी भारतीय राजनीति पर साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीपी सिंह का कार्यकाल सिर्फ मंडल कमीशन तक ही सिमटा हुआ था। नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने कई दूसरे मोर्चों पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और कई अहम कदम उठाए। देखिए, उनकी जो मिस्टर क्लीन वाली भ्रष्टाचार विरोधी छवि थी, वो उस पर पूरी तरह कायम रहे। उन्होंने बोफोर्स घोटाले की जांच को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया, साथ ही आर्थिक अपराध करने वालों पर भी शिकंजा कसा। इसी दौरान कश्मीर में हालात बिगड़ रहे थे, वहां संकट गहरा रहा था, तो उससे निपटने के लिए भी उन्होंने सख्त कदम उठाए। और ऐसा नहीं कि ध्यान सिर्फ बड़ी चुनौतियों पर था, उन्होंने ग्रामीण रोजगार जैसी योजनाओं से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने की भी पूरी कोशिश की। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वीपी सिंह को सत्ता और सिद्धांत के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ा, और उनके इसी एक चुनाव ने उनकी सरकार का भविष्य लिख दिया। तो हुआ ये, और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राम रथ यात्रा शुरू की। अब इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए वीपी सिंह सरकार ने आडवाणी जी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। और बस इसी एक कदम से बीजेपी नाराज हो गई और उसने सरकार से अपना सपोर्ट खींच लिया। नतीजा, सरकार अल्पमत में आ गई, माइनॉरिटी में आ गई। और आखिरकार 10 नवंबर 1990 को उनकी सरकार गिर गई। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ दिया,
लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके लिए सत्ता से बड़े उनके सिद्धांत हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद वीपी सिंह कहीं गायब नहीं हो गए, बल्कि इसके ठीक उलट उनके जीवन का एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा असरदार चैप्टर शुरू हुआ। सोचिए, उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिलने वाली सारी सरकारी सहूलियतें ठुकरा दी और एक आम कार्यकर्ता, एक एक्टिविस्ट की तरह जिंदगी जी। वो किसानों के हक के लिए लड़े, दलितों और नौजवानों के आंदोलनों का हिस्सा बने और सामाजिक न्याय के लिए उनकी आवाज हमेशा हमेशा बुलंद रही। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि राजनीति के अलावा वीपी सिंह एक बहुत संवेदनशील कवि और एक बेहतरीन पेंटर भी थे। उनकी ये एक लाइन, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस ही इंसान को इंसान बनाता है, ये उनके पूरे जीवन की फिलॉसफी को बयां करती है। उनके हर राजनीतिक फैसले के पीछे यही गहरी सोच थी, यही हिम्मत थी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की। आखिर वीपी सिंह हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनके उन 11 महीनों का आज हम पर क्या असर है? देखिए, उनकी विरासत को हम 4 बड़ी बातों में समझ सकते हैं। पहली बात, उन्होंने ओबीसी राजनीति को देश की मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बना दिया, सोशल जस्टिस को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने भारत में गठबंधन सरकारों के दौर की एक मजबूत शुरुआत की। तीसरी, पब्लिक लाइफ में ईमानदारी का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। और चौथी और सबसे अहम बात, उन्होंने मंडल बनाम कमंडल की वो राजनीतिक धुरी बनाई जिसके इर्द गिर्द आज भी भारत की राजनीति घूमती है। तो वीपी सिंह की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाती है कि किसी भी नेता की महानता का असली पैमाना क्या होना चाहिए? सत्ता में बिताया गया समय या फिर उनके फैसलों का वो असर जो हमेशा के लिए रहता है?